गौरी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत काम किया है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे सुधारूं अपने काम को? अंदर ही अंदर मेरा मन घुट रहा है। मैं क्या करूं गौरी, मैं क्या करूं? अरे कालू जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की है। सब अच्छा ही है। जो हुआ है सब अच्छा है। अपने आप को ऐसे गलत ना ठहराएं। ये बात है अगले दिन की। सभी पक्षियों की सभा बैठाई गई थी, जहाँ रानो चिड़िया बात करती है। सभी पक्षी सुन ले, मेरे घर से अंडा चोरी हुआ है। वो अंडा काफी दिन का हो गया था। उस अंडे से मेरा बच्चा निकलने वाला था। पता नहीं वो चोर कौन है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है। बस जल्द से जल्द मेरा अंडा चोर पकड़ा जाए। मुझे बहुत तरस आ रहा है मेरे अंडे पर। प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अगर आप में से कोई है मेरे अंडा चोर, तो प्लीज़ मेरा अंडा लौटा दें। प्लीज़ लौटा दें। पक्षियों, मेरी बात भी सुन लो। मेरा तो बच्चा ही चोरी हो गया है। पता नहीं कौन वो नादान पक्षी है, नालायक पक्षी, जिसने मेरे बच्चे को ही चुरा लिया है। उसे क्या पता कि कैसे पाला था मैंने अपने बच्चे को, कितना प्यार करता हूँ मैं। मेरे बच्चे की माँ जो है वो तो उसे जन्म देते देते ही मर गई। मेरा इकलौता सहारा मेरा बच्चा ही था। पता नहीं कौन है बच्चा चोर। प्लीज आप सब मेरी मदद करें मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लाने में। ऐसे रानो और भूरा चिड़ा अपनी अपनी बातें बता रहे थे चोरी की। उस जंगल में चोरियां तो बढ़ती जा रही थी। तभी पुलिस पक्षी आ जाता है। रानो को कहता है, देखो रानो, मैं आ गया। ये नीला कौवा लेकर आया हूँ अपने साथ। साथ में तुम्हारा अंडा भी। ये जो नीला कौवा है ना, ये तुम्हारे अंडे को तो पीने ही जा रहा था, और हमने ऐन वक्त पर आकर देख लिया और तुम्हारे अंडे को बचा लिया। पुलिस पक्षी ऐसा कहता ही है कि वो अंडा फूटता है और उसमें से नन्हा सा बच्चा बाहर निकलता है, जो अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। रानो भी अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है प्यार से, मगर मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। आप सभी देख रहे हो ना, एक बच्चे को, ये नन्हा बच्चा, छोटा, बेकसूर, इसकी क्या गलती है? वैसे ही भूरे कौवे के बच्चे की क्या गलती थी बताओ, जो उसके बच्चे की चोरी हुई है? आखिर कौन है जिसने भूरे कौवे के बच्चे को चुराया है? हम सबको मिलकर जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा। दोस्तों, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे किसी भी हाल में मेरा बच्चा वापस चाहिए। प्लीज दोस्तों, मेरी मदद करो। पुलिस पक्षी जी, जैसे आपने रानो के अंडे को ढूंढ लिया, वैसे प्लीज मेरे बच्चे को भी ढूंढ दो। मेरा बच्चा, मेरा इकलौता बच्चा, उसकी तो माँ भी नहीं है। वो कैसे रह रहा होगा? सभा बैठी हुई थी। सब बहुत देर तक इस विषय में बात कर रहे थे। जंगल में रात हो गया। अगले दिन की बात है। कालू कौवा घर से निकल ही रहा था कि गौरी कहती है, कालू जी कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अगर नदी जा रहे हो तो मुझे क्यों नहीं बुला रहे? मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। नाना गौरी, मैं नदी नहीं जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ भूरे कौवे के बच्चे को उस कमरे से निकालने, और भूरे कौवे को देने जा रहा हूँ। कल देखा नहीं तुमने सभा में कैसे भूरा कौवा रोए जा रहा था? क्या तुम्हें रानो चिड़िया और उसके नन्हे बच्चे का प्यार नहीं दिखा? जैसे ही वो बच्चा अपनी मम्मा से मिला, कितना खुश हो गया था। हमने कितनी बड़ी गलती की है, खासकर मैंने। जब से मैंने भूरे कौवे को बच्चे को चुराया है, तब से बस घुट घुट कर जी रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ वापस लौटाने। कालू जी, मैंने कितनी बार कहा आपको, आप गलत नहीं हो। आपने कोई गलती नहीं की है। भूरे कौवे को बच्चे को हम अपने पास रखेंगे। माँ बाप का प्यार हम देंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? गोरी ऐसे पीछे से चिल्ला रही थी, मगर कालू कौवा निकल पड़ा था भूरे कौवे को बच्चे को लेकर। अपने साथ जा रहा था वो भूरे कौवे की घर।
कुछ देर में वहां पहुंचकर वो भूरे कौवे को सारी बात बताता है। भूरे कौवे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। दरअसल मुझे और गोरी को कितने ही दिनों से अंडे हो नहीं रहे थे। हर वक्त गोरी को कोई ना कोई ताना मारता कि वो बांझ है। बस इसीलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया और तुम्हारे बच्चे को चुरा लिए, क्योंकि इसकी माँ नहीं ना। हमने सोचा कि गोरी और मैं, हम दोनों इस नन्हे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देंगे। इसी खातिर से सिर्फ हमने इसे चुराया था। मगर हम भूल गए थे कि एक बाप को उसके बेटे से अलग कर हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर देना भूरे कौवे, मैं तुम्हारे बच्चे को लौटाने आया हूँ। गोरी भी पीछे पीछे कालू के आ ही गई थी। वो खिड़की से सारी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी भूरा कौवा और कालू कौवा की नज़र भी खिड़की पर पहुंचती है। वे उसे अंदर बुलाते हैं। गोरी कहती है, भूरे कौवे, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैं अंधी हो गई थी, सभी के ताने सुन सुनकर चोर बन गई, एक बेटे को उसके बाप से अलग कर दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो भूरे कौवे, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम चाहो तो हम सभी पक्षियों के सामने सभा बैठाकर तुमसे माफ़ी मांग लेंगे। दोनों ऐसे रोने लगते हैं और भूरे कौवे से माफ़ी मांगते हैं। भूरा कौवा बहुत दयालु था। सुनो गोरी कालू, मैं समझ सकता हूँ बच्चे ना होने का दुख। सच बात तो ये है, ये बच्चा भी मेरा नहीं है। असल में मेरी कभी शादी हुई ही ना थी। ये बच्चा तो अनाथ मुझे जंगल में मिला था, तब से मैंने इसे अपने पास रख लिया, इसी इरादे से कि ताकि इसे अच्छे से प्यार देकर पाल सकूं मैं। मगर मुझे ऐसा मालूम होता है मुझसे ज्यादा प्यार तुम दोनों दे पाओगे इस बच्चे को, इसलिए आज से तुम रख लो इस बच्चे को, अपने पास रख लो हमेशा के लिए। ये सुनकर कालू और गोरी तो बहुत खुश हो जाते हैं। मगर हाँ, कभी कभी मैं मिलने जरूर आऊंगा मेरे इस नन्हे बच्चे से। ये बच्चा अब हम तीनों का। हाँ हाँ बिल्कुल, भूरे कौवे फिर जरूर। खुशी खुशी कालू और गोरी उस बच्चे को लेकर अपने घर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का प्रश्न ये है कि रानों के अंडे की चोरी किसने की थी? जल्दी से कमेंट में बताएं। सुंदरवन के जंगल में गोरी कौवी अपनी बहन मीठी कोयल के साथ रहती थी। दोनों सगे बहन ना थे, मगर सगे से बढ़कर थे। दोनों में बहुत प्यार था। उस जंगल में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वहाँ एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बड़ा ही मेहनती था। वो जंगल में घूम घूम कर मेहंदी बेचा करता था। ठंड का मौसम होने के बावजूद वो मेहंदी बेचने हमेशा सभी पक्षियों के घर जाया करता था। उस दिन भी कालू कौवा मेहंदी बेचने को निकला था। वो तो गोरी कौवे के घर जा रहा था। गोरी ने मेहंदी वाले कालू कौवे को बुलाया जो था। गौरी जी देखिए, मैं आ गया, बहुत सारी मेहंदियाँ लेकर आया हूँ, अच्छी अच्छी मेहंदियाँ। मेरे पास तो चाइना मेहंदी भी है, जिसको लगाने के तुरंत बाद ही एकदम पक्का कलर बन जाता है। आजकल ये चाइना मेहंदी बहुत फैशन में चल रहा है। ना बाबा ना, मुझे चाइना की कोई मेहंदी नहीं चाहिए। वैसे भी कोरोना ने हमारे जंगल को बेहाल कर दिया है। चाइना वाले जंगल से वो कोरोना उन पक्षियों के कारण आया था, बड़ी मुश्किल से गया है। तब से मैंने तो चाइना के प्रोडक्ट खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे तो देसी मेहंदी चाहिए, कोई अच्छा सा दिखा दो जो कि हमारे ही देश में बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा जो मेहंदी का खेत है वहाँ बहुत से मेहंदी के पेड़ उगे थे और उन्हीं मेहंदियों के पत्ते को पीसकर इन कोनों में भरकर मैं ये मेहंदियाँ बनाकर लाया हूँ, जो पूरी तरीके से देसी है। चाहो तो ये मेहंदियाँ रख सकती हो। एक मेहंदी की कीमत 20 रुपए है।
क्या कहा? 20 रुपए? 20 रुपए तो एक दिन की कमाई है मेरी। एक दिन की कमाई अगर मेहंदी में लग जाएगी तो बाकी सारे काम कैसे होंगे हमारे? कुछ कम करो रेट, 20 रुपए कुछ ज़्यादा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, जीजी बिल्कुल सही कह रही है। 20 रुपए की मेहंदी कितनी महंगी है। हमें तो 10 रुपए में चाहिए। 10 रुपए में देनी है तो वरना नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो? 10 रुपए कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो जाएगा। 10 रुपए की तो मेरी खरीदी है। 10 में ही बेचूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। 10 की मेहंदी 10 में बेचूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कमाई ही रुक जाएगी। हाँ हाँ ये भी है। जीजी एक काम करते हैं, हम 15 रुपए कह देते हैं। अगर 15 रुपए में ये हमें मेहंदी देता है तो ठीक है, वरना चला जाए, हम शहर जाकर मेहंदी खुद खरीद लेंगे। हाँ मीठी, बात तो तेरी सही है। रुक जा, जरा मैं इस कालू कौवे से बात करती हूँ। कालू कौवे, देखो, न 10 न 20, 15, 15 में फाइनल करते हैं। 15 रुपए की हमें 2 मेहंदियाँ दे दो, एक मेरे लिए, एक मेरी बहन मीठी के लिए। 15 रुपए तो सही है ना? न ज़्यादा न कम। तुम 10 में खरीदे हो, 15 में हमें दे दोगे तो 5 का तो फ़ायदा ही हुआ ना। इतना तो काफ़ी है ना। हम 2 मेहंदियाँ ले रहे हैं तो 10 का तो हमारे घर से ही तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। 15 में मान जाओ और दे दो हमें 2 मेहंदियाँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हैं तो ठीक है। वैसे मैंने कभी भी 15 में किसी को मेहंदी दिए ही नहीं, मगर आज तुम दोनों को बस दे रहा हूँ। और किसी को ये कहना ना, वरना सब मुझसे 15 में ही मांगने लगेंगे। ले लो, 15 में 2 मेहंदियाँ ले लो और मुझे 30 रुपए दे दो 2 मेहंदियों की। कालू कौवा एक मेहंदी गोरी कौवे को और दूसरी मेहंदी मीठी कोयल को दे देता है। पैसे लेकर वो अपने घर को लौटता है। कालू ने तो कभी भी इतने कम में किसी को मेहंदी दिए ही ना थे। आज पहली बार गोरी और मीठी को कम में दे दिए मेहंदी। यही सोचता हुआ कालू तो घर जा रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है, जंगल में रात भी हो जाता है। इधर गोरी सोई ना थी। गोरी के मन में तो कालू कौवा घूम रहा था। गोरी सोचती है, ये कालू कौवा कितना अच्छा है। मैंने 15 कहा तो एक बार में मान गया। कितना अच्छा है वो कौवा, मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। वैसे भी मैं तो अनाथ हूँ, अपनी सौतेली बहन मीठी कोयल के साथ रहती हूँ। मुझे भी तो शादी करनी ही होगी ना। कालू से भला अच्छा कौन ही मिलेगा। मेहंदियाँ मुझे बहुत पसंद है और कालू के पास तो बहुत सी मेहंदियाँ हैं। मैं तो कालू से ही शादी करूँगी। उसे मैं अपने दिल की बात बता दूँगी और मुझे पक्का यकीन है कालू भी मेरा बात मानेगा और मुझसे शादी जरूर करेगा। गोरी को तो कालू से प्यार हो गया था। इधर दूसरी तरफ गोरी की सौतेली बहन मीठी कोयल, वो भी सोई ना थी। वो भी कालू के ही बारे में सोचे जा रही थी। वाह वाह, वो कौवा मेहंदी वाला कितना अच्छा था। 15 रुपए की मेहंदी दे दी। 15 में तो हमने कभी खरीदी ही ना थी मेहंदी। हम तो हमेशा 20 की ही खरीदते थे, मगर हमने तो उसे झूठ बोल दिया और उसने हमारी बात मान भी ली। कितना सीधा था वो कौवा। वो तो मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। मैं उस कौवे से ही शादी करूँगी। वैसे भी वो इस जंगल में सबसे अच्छा कौवा है जहाँ तक मैं जानती हूँ, और वो कितना सीधा है। अगर मैं शादी को कहूँगी तो वो तो मान भी जाएगा। जल्द ही मैं उसे अपने दिल की बात बता दूँगी। मीठी कोयल को भी कालू कौवे से प्यार हो गया था। वो भी कालू के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही रात गुजर जाता है, सुबह हो जाती है। सुबह सुबह ही गोरी कौवी तो सीधे कालू कौवे के घर को निकलती है। गोरी ने तो मन में बैठा ही लिया था कि वो कालू से शादी कर रहेगी। थोड़ी देर में गोरी कालू के घर पहुंचती है। कालू कौवा मेहंदी बेचने जाने ही वाला था। गोरी को देखते रुक जाता है।
क्या बात है गोरी, कल ही तो तुमने मेहंदी खरीदी थी और आज मेरे घर फिर से मेहंदी लेने आ गई। वो मेहंदी कहाँ गया जो मैंने कल तुम्हें बेचा था? नहीं नहीं, मैं तो मेहंदी के लिए नहीं आई, मैं तो तुमसे बातें करने आई हूँ। देखो कालू कौवे, अब बात को छुपाने का क्या ही फायदा। एक बात है जो मुझे तुमसे करनी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे घर आई हो? बताओ बताओ, क्या बात है? मुझे मेहंदी बेचने भी जानी है, जल्दी बताओ। देखो कालू, हम तो इसी जंगल के हैं, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तुम्हें तो पता है कि मेरे माता पिता नहीं, मैं अपनी सौतेली बहन मीठी कोयल के साथ अकेले ही रहती हूँ। और ऐसा कोई है नहीं मेरा रिश्तेदार जो मेरी शादी की बातें करे। इसलिए इसीलिए मैं खुद आ गई हूँ तुमसे अपनी शादी की बातें करने। बात ये है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गोरी, मगर मैं क्या कहूँ, अचानक से तुमने तो शादी की बात कर दी। मैंने तो अभी शादी का सोचा ही नहीं। मुझे तो अपने मेहंदी का कारोबार बहुत बड़ा करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, शहरों तक मेहंदी की दुकानें खोलनी है। मेरे तो विचार अलग ही हैं। कालू कौवे, तुम्हारी बातें भी ठीक है, मगर तुम ही बताओ, मेरे अलावा इस जंगल में है ही कौन जिससे तुम शादी करोगे? मेरी जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। तुम्हारे मेहंदी के व्यापार को मैं रोकूंगी नहीं, जो तुम्हें करना होगा करना, मगर बस मुझसे एक बार शादी कर लो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। तुम मेहंदी का कारोबार देखना, मैं घर पर घर के सारे काम देखूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। गोरी, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ऐसे कोई फैसले जल्दबाजी में नहीं लेता। मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। ऐसे कालू और गोरी में बातें हो रही थी कि इधर मीठी कोयल भी घर से निकल चुकी थी। वो भी कालू कौवे के घर जा रही थी। मीठी कोयल को पता ही ना था, गोरी तो पहले से कालू के घर पहुंची थी कालू को शादी की बात करने। थोड़ी देर में मीठी भी कालू के घर पहुंच जाती है और वहां वो अपनी दीदी को देखती है, जहां गोरी कौवी कालू से बातें कर कर जाने ही वाली थी, मगर मीठी कोयल को देख रुक जाती है। तभी मीठी कोयल कहती है, अरे जीजी, आप यहाँ कैसे? मुझे लगा कि आप नदी गई होंगी पानी पीने, मगर अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। देखो जीजी, मैं यहाँ कालू कौवे से कुछ बातें करने आई थी और ये बात आपको भी बतानी थी, तो मैं आप दोनों के सामने ये बात अब कह ही देती हूँ। मीठी मेरी बहन, क्या हुआ? कौन सी बात है जो तुम कालू कौवे से करने आई हो और मुझे बताया तक नहीं? जीजी देखो, मैं कालू कौवे से प्यार करने लगी हूँ और ये बात मुझे कल ही एहसास हुआ है। कल रात को मेरे ख्यालों से कालू कौवा हट ही नहीं रहा था। उसका सीधा साधा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तभी मुझे पता चला कि मुझे तो कालू कौवे से प्यार हो चुका है। यही बात थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे तो कालू कौवे से शादी करनी है। ये सुनना ही था कि गोरी तो हैरान थी और कालू भी हैरानी में पड़ गया था। कालू तो बहुत सोच में पड़ गया। आज दोनों की दोनों बहनें अचानक से उसके सामने उसके घर पर थी और शादी की बातें कर रही थी। हे भगवान, आज कहाँ से सूरज निकला है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेहंदी बेचने जाने वाला था कि ये दोनों आ गई और दोनों के दोनों को मुझसे ही शादी करनी है। इस जंगल में सारे कौवे खत्म हो गए, जो दोनों मेरे घर पर आ पड़े हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गोरी मीठी कोयल को कहती है,
देखो मीठी, कालू कौवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम कालू कौवे को भूल जाओ। मैं बड़ी हूँ ना, देखना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा कौवा ढूंढूंगी, फिर तुम उससे शादी कर लेना। कालू कौवे को भूल जाओ। नहीं जिज्जी, ऐसी कोई बात नहीं। कालू कौवा ही तो है जो अच्छा है इस जंगल में। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है। आपको क्या पता कालू कौवा कितना सीधा और अच्छा है। मैंने तो मन बना लिया है कि मैं तो उसी से शादी करूंगी। मीठी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं समझा रही तो। कालू से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं है। मेरी बात समझो और मेरे से लड़ाई ना करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्यों जीजी क्यों? आप तो कभी मुझसे गुस्से से बात नहीं करती, तो आज ऐसा क्यों? आखिर क्यों आप मना कर रही हैं कालू कौवे से शादी करने को? कालू अच्छा है, आप समझ क्यों नहीं रही? मुझे पता है कालू कौवा अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पहले मैं आई थी और मैंने कालू को सारी बात बता दी है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही करूँगी कालू कौवे से शादी। तुम किसी और कौवे से कर लेना, कालू से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती अब। गोरी कौवी मीठी कोयल दोनों ऐसे बातें करते करते तो लड़ने लगते हैं। कालू को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो तो सोच में पड़ गया था कि कैसे दोनों बहन से छुटकारा पाए। उसे तो पता ही ना था कि दोनों में से सही और समझदार कौन है। तभी कालू कौवे को एक आइडिया आता है। कालू कौवा कहता है, बस करो, तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने सोच लिया है कि मुझे किससे शादी करनी है। कालू की ये बातें सुनकर दोनों बहनें गोरी और मीठी साथ में कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो कालू कौवे तुम ही बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तुम किससे शादी करोगे, मुझसे या इससे? देखो, मैं तुम दोनों को एक जादुई पेड़ का पता बता रहा हूँ। वो हमारा जंगल है ना, नदी के किनारे वाला, उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। वो जादुई पेड़ है। तुम दोनों को वहाँ जाना है और उस पेड़ से एक कीमती चीज लेकर आनी है। वो पेड़ साल में एक बार ही कीमती चीज एक पक्षी को देता है। तुम दोनों सिर्फ कोई एक कीमती चीज उससे मांग सकते हो। तो तुम दोनों को वो कीमती चीज फिर मेरे सामने लाना है। दोनों में से जिसकी चीज ज़्यादा कीमती होगी मेरे नज़रिए में, मैं उसी से शादी करूँगा। अच्छा ऐसी बात है तो देखना, सबसे कीमती चीज तो मैं ही लाऊंगी और तुम मुझसे ही शादी करोगे। नहीं नहीं जीजी, आपसे समझदार तो मैं हूँ। देखना मैं लाऊंगी कीमती चीज जो कालू कौवे को पसंद आएगा और मेरी शादी होगी कालू कौवे से। ऐसे कहकर दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी कालू कौवा कहता है, एक बात और तुम दोनों ध्यान रखना। पहली बात कि जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस हिसाब से कोई चीज मांगना। दूसरी बात, जो चीज तुम लेकर आओगे मेरे सामने, वो मेरे लिए कीमती होना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। मैं अपने नजरिए से अपना फैसला बताऊंगा। अब तुम दोनों जा सकते हो। दोनों सुन लेते हैं और गोरी कौवी जल्दी जल्दी से निकल पड़ती है आगे आगे जादुई पेड़ से कीमती चीज मांगने के लिए। थोड़ी देर में गोरी कौवी उस पेड़ के सामने होती है और पेड़ को कहती है, हे जादुई पेड़, मैं गौरी, मैं तुमसे एक कीमती चीज मांगने आई हूँ। क्या लगता है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या होती है? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखो गौरी कौवी, इस दुनिया में सबके लिए सबकी कीमती चीज़ें अलग अलग होती हैं। किसी के लिए उसका प्यार, किसी के लिए धन दौलत, किसी के लिए उसके रिश्ते और किसी के लिए उसका समय। तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ।
पेड़ की ये बातें सुनकर गौरी तो सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, सभी के लिए कीमती चीजें अलग अलग हो सकती हैं, मगर कालू कौवे के लिए क्या कीमती होगा? अरे हाँ, कालू ने मुझे बताया था कि वो मेहंदी का बिजनेस करना चाहता है, यानी कि उसे पैसे कमाना पसंद है, इसीलिए तो बिजनेस बढ़ाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता होगा। हाँ, एक काम करती हूँ, इस जादुई पेड़ से बड़ी सी पेटी में बहुत से सोने चांदी धन दौलत मांग लेती हूँ, और वो जब कालू कौवे के सामने रखूंगी तो वो तो खुशी हो जाएगा और इस हिसाब से मैं जीत जाऊंगी। ऐसा सोचने के बाद फिर गौरी पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे एक पेटी सोने चांदी से भरी दे दीजिए, जिसमें बहुत से धन दौलत हो और वो पेटी बहुत कीमती हो। अगर वो पेटी किसी के पास हो तो उसे ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत ना हो, वो बस उस पेटी के पैसे धन दौलत को बेच बेच कर ज़िंदगी भर आराम से घर में बैठकर खा सके। मुझे ऐसी पेटी चाहिए। गौरी की ये बातें सुनते ही पेड़ तुरंत गौरी के सामने धन दौलत से भरा एक पेटी प्रकट करता है, और ये देख गौरी बहुत खुश हो जाती है। फिर गौरी वो पेटी लेकर निकल पड़ती है कालू कौवे के पास जाने के लिए। इधर थोड़ी देर बाद मीठी कोयल भी पेड़ के पास आ जाती है। मीठी कोयल पेड़ के पास बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या क्या चीज़ वो पेड़ से मांगे जो बहुत कीमती हो। वो तो बस सोचे ही जा रही थी, तभी उसे कालू कौवे की बातें याद आती है जो कालू ने कही थी। वैसे तो इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सभी के लिए एक तो समय है, दूसरा है पैसा धन दौलत। मगर कालू कौवे ने आते वक्त इन बातों का तो जिक्र ही ना किया था। कालू ने कहा था कि जंगल में बहुत ठंड पड़ रही है। आखिर क्यों? ठंड तो पड़ ही रही है, मगर कालू ने ये बात हमें क्यों बताई? कहीं कालू को स्वेटर की जरूरत तो नहीं? हो सकता है कालू को स्वेटर की ही जरूरत हो। अरे हाँ, क्योंकि कालू ठंड में मेहंदी बेचने का काम करता है, घर जाकर सभी के, और रास्ते में आने जाने से उसे ठंड तो लगती ही होगी। हाँ, इसीलिए कालू ने ये भी कहा था कि जो चीज़ दूसरे के लिए कीमती ना हो मगर उसके लिए वो कीमती हो सकती है, वो स्वेटर ही होगा। कालू को पक्का स्वेटर ही चाहिए अभी, इसीलिए तो उसने ठंड की बात की और कीमती चीज की बात की जो अभी उसके लिए जरूरत है, और वो स्वेटर ही है। मुझे इस जादुई पेड़ से स्वेटर ही मांगनी चाहिए। काफी देर ऐसे सोचने के बाद फिर मीठी कोयल उस जादुई पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर कहानी समझ में आए तो उसके भेद के रूप में मुझे उपहार देना ना भूले। तो कहानी शुरू करते हैं। एक पक्षी है जिसका नाम कालू कौवा है। वो जंगल में घूम घूम कर मेहंदी बेचने का काम करता है और वो काफी गरीब है, मगर वो मेहनत की कमाई ही अपनाना चाहता है क्योंकि वो सच्चा और ईमानदार है। और जंगल में साथ में ठंड का मौसम भी पड़ रहा है। तो उस कौवे के लिए क्या जरूरी चीज है जो कीमती होगी, वो भेंट के रूप में आप मुझे दे दें। तुम्हारी कहानी तो काफी अच्छी थी। देखो, वो गरीब है, ईमानदार है, तो उसे मेहनत की ही चीजें पसंद होगी। धन दौलत देने का कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसे मेहनत कर कर ही कमाना पसंद है। उसे अगर उपहार के रूप में कुछ देना है तो हम एक स्वेटर दे सकते हैं। उस स्वेटर से कम अपने मेहनत के दिनों में उसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। जो ठंड में ऐसे उसे घूमना पड़ता हो, उस स्वेटर को पहनकर घूमने से उसे थोड़ी राहत तो मिलेगी, और यही उसके लिए सबसे कीमती और अच्छी चीज होगी।
पेड़ ऐसे जवाब देता है और फिर मीठी कोयल को एक स्वेटर भेंट के रूप में देता है। मीठी खुश हो जाती है और वो स्वेटर लेकर अब घर को निकलती है कालू कौवे के पास जाने के लिए। थोड़ी देर में जंगल में शाम भी हो गया था। कालू अपने घर में था। आज तो वो मेहंदी बेचने जा ही नहीं पाया। तभी कालू के सामने दोनों बहनें मौजूद थी। कालू के सामने गोरी ने धन की पेटी रख दी जिसमें बहुत से दौलत थे। वहीं मीठी कोयल कालू के सामने एक स्वेटर रख देती है। कालू दोनों ही चीज़ों को ध्यान से देखता है और फिर कहता है, गोरी, तुमने मेरे लिए धन की पेटी लाई है और मीठी कोयल तुमने ये स्वेटर। और मेरे नज़रिए में दोनों चीज़ों में से स्वेटर ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मैं गरीब, मुझे धन की क्या ज़रूरत, मुझे मेहनत करना पसंद है। मुझे तो बस थोड़ी सी राहत चाहिए थी, जो कि इस स्वेटर को पहनने के बाद मिलेगी इस कड़ाके की ठंड में। वैसे भी मैं धन अभी इकट्ठे कर रहा था स्वेटर ही खरीदने के लिए। अच्छा हुआ जो मीठी ने मेरे लिए उस जादुई पेड़ से स्वेटर ले लाया। इसलिए मेरा फैसला ये है कि मैं शादी करूँगा तो मीठी से, गोरी तुमसे नहीं। ये सुनना ही था कि मीठी कोयल काफ़ी खुश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आप एक प्रश्न का उत्तर दें। कालू ये कहानी है आकाश चिड़े की। आकाश चिड़ा पूरे जंगल में दूध बेचने का काम किया करता था। आकाश ईमानदार बिल्कुल ना था। वो दूध गलत तरीके से बेचा करता था, इसीलिए वो पूरे जंगल में सबसे अमीर चिड़ा बन गया था। दरअसल दूध बेचने जाने के लिए उसे एक नदी पार करके जानी होती थी और आकाश चिड़ा जब नदी पार करता था तो नदी से पानी अपने दूध में मिला लेता था और वही पानी वाला दूध ही सभी पक्षियों को बेचा करता था। आकाश चिड़ा ये चीज़ बड़ी ही सावधानी से और चतुराई से करता था, किसी को कुछ पता ही ना चलता था। ऐसे ही आकाश चिड़ा और अमीर पे अमीर होते गया। एक दिन आकाश अपने घर में ही था, तभी उसकी पत्नी रानो उससे कहती है, आकाश जी, आप ये बिल्कुल सही नहीं करते। आपको दूध सही तरीके से बेचना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। इतना कम दूध होते हुए भी आप इतना पैसा कैसे लेकर आते हैं? आप ज़रूर दूध में पानी मिलाते होंगे। आप ये काम करना बंद कर दें, वरना इसका परिणाम हमें, हमारे परिवार को, किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। अरे ओ, पत्नी हो तो पत्नी जैसे रहो। तुम घर के काम संभालो, पैसे कैसे कमाने हैं, दूध कैसे बेचना है, ये मेरा काम है। तो तुम मुझे ना सिखाओ, अपनी हद में रहो। आकाश तो कभी अपनी पत्नी रानो चिड़िया से अच्छे से बात करता ही ना था, क्योंकि रानो गलत का साथ नहीं देती थी और आकाश गलत तरीके से ही पैसे कमाए जा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। आकाश की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। आकाश को चिंता हो रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए। रानो को भी गुड़िया की शादी के लिए चिंता हुआ करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। ये उस दिन की बात है जिस दिन आकाश नदी पर पानी पीने गया था कि तभी वहाँ एक कबूतर उसे मिलता है। आकाश चिड़ा कबूतर से कहता है, कबूतर यार, मेरी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी करानी है। कोई रिश्ता अच्छा सा पता हो तो मुझे भी बता दे। जल्दी ही मेरे को अपनी बेटी का शादी करवाना है। अरे आकाश, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। मुझे एक बहुत ही अच्छा चिड़े के बारे में जानकारी है। दरअसल आज ही मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने दूसरे जंगल गया था। मेरा दोस्त एक चिड़ा है और उसका एक बेटा है। उसका एक अच्छा सा नौकरी भी है, वो अच्छा कमाता है। तुम्हारी बेटी के लिए एकदम ठीक है। अरे वाह कबूतर, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मुझे भी शादी करवानी ही है अपनी बेटी की। मैं उस चिड़े से ही अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। तुमने बताया है तो सही ही बताया होगा। तुम उस चिड़े से बात कर लो कि वो मेरे घर बारात लेकर आ जाए। मैं अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता हूँ।
हाँ हाँ आकाश मेरे यार, मैं अपने दोस्त के बेटे और दोस्त से दोनों से ही बात कर लूँगा। तुम चिंता ना करो, और जब भी बारात लाने की बात होगी, शादी पक्की हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर कबूतर दूसरे जंगल अपने दोस्त से मिलने उसी वक्त वहां से चला जाता है। वहां जाकर वो सारी बात अपने दोस्त को बता देता है, जहां उस कबूतर का दोस्त भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ शादी पक्की हो जाती है। अगले दिन ही यहाँ गुड़िया और कबूतर के दोस्त के बेटे से उसकी शादी हो जाती है। गुड़िया के पिता आकाश चिड़ा और रानो चिड़िया सभी बहुत खुश थे। आकाश अपनी बेटी गुड़िया को बहुत सारे दहेज में सामान देता है। वो सब सामान वो अपने साथ दहेज में दूसरे जंगल लेकर जा रही थी, मगर वो सामान उतना ज़्यादा था कि वो नहीं ले जा पाई एक साथ। तो आकाश ने कहा, समधी जी, आप चिंता ना करें, मैं ये सारे सामान कल ही आपके घर पहुंचा दूंगा। आज मेरी बेटी की विदाई हो जाने दीजिए, मैं सारे सामान कल लेकर नाव से आ जाऊंगा, क्योंकि ये सारे सामान खुद पकड़ कर लाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से लड़के वाले बात मान जाते हैं। गुड़िया की विदाई भी हो जाती है। ये बात है फिर अगले दिन की, जहां आकाश तैयार था अब दूसरे गांव जाने के लिए, दूसरे जंगल सारे दहेज की सामान लेकर जाने के लिए। फिर आकाश बहुत सारे सामान होने के कारण सभी सामानों को लेकर जाता है और नदी के पास रख देता है एक एक कर। उसके बाद नदी से नाव से पार करना चाहता था वो सारे सामान को। अगर वो नदी पार एक एक सामान को करता तो क्या पता सामान नीचे नदी में गिर जाता और नहीं मिलता, इसलिए वो नदी नाव से पार करना चाहता था। जैसे ही वो सारा सामान लेकर नदी पार कर रहा होता है, सारा सामान डूब जाता है, नाव भी नदी में डूब जाती है, मगर आकाश चिड़ा उड़कर ऊपर आ जाता है। फिर किनारे नदी के बैठकर आकाश चिड़ा रोने लगता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। उसने जो इतने सालों से गुड़िया के दहेज के लिए बहुत सारे सामान इकट्ठे किए थे, वो पल भर में ही नदी में डूबकर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तभी आकाश एक आवाज़ सुनता है, जो कि नदी की आवाज़ होती है। नदी कहती है, आकाश चिड़ा, इसमें रोने की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ही गलत कामों के परिणाम है। तुमने ही यहाँ से जब भी नदी पार करी है दूध बेचने जाने के लिए, तो हमेशा मेरे नदी से मुझसे पानी लिया था और गलत तरीके से दूध बेचा है, पानी मिला मिला कर। उसी का फल आज तुम्हें मिला है। ये तुम्हारी ही करने के फल हैं। नदी की ये बातें सुनकर आकाश को उसकी गलती का पछतावा होता है, जहाँ उसको रानो की भी बातें याद आती है और उसे समझ में आ जाता है कि रानो उसकी पत्नी सही थी। आखिरकार उसे अपने गलत कामों के गलत परिणाम मिल ही गए। वो काफ़ी दुखी था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जैसा, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। जंगल में रानो चिड़िया और राजू चिड़ा की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद यहाँ रानो के घर 2 जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया था। दोनों चिड़िया बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। रानो चिड़िया अपने पति राजू चिड़ा से कहती, देखो जी, आपकी दोनों बेटियां कितनी सुंदर हैं। हाँ रानो, आप सही कह रही हैं। हमारी दोनों बेटियां कितनी सुंदर है। देखना, जब ये बड़ी होंगी तो हमारे घर खूब सारे चिड़ियों के लाइन लग जाएंगे इनसे शादी करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। देखो तो जरा, दोनों के पंख एक ही रंग के हैं। हाँ रानो, दोनों जुड़वा बच्चे हैं ना, जुड़वा बच्चों में ऐसा होता ही है। पंख एक रंग के होने से दोनों की पहचान भी हो जाएगी। सुनो तो, इनका नाम हम एक साथ रखेंगे। क्यों ना हम इनका नाम टूनी और टुनटुनी रख दे। कैसा लगा ये नाम आपको? आप सही कह रही हो, इनका नाम टूनी और टुनटुनी ही रखेंगे। शादी के बाद राजू चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों अपनी बेटियों टुनी और टुनटुनी को देख बहुत खुश थे। वो भी क्यों ना, दोनों चिड़िया काफ़ी प्यारी थी।
तभी राजू चिड़ा कहता है, रानो, हम इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देंगे और दोनों को पढ़ाई के लिए शहर भी भेजेंगे। ये आप जैसा कहें, इनकी परवरिश में हमें कोई भी कमी नहीं रखनी है। रानो चिड़िया और राजू चिड़ा दोनों अपनी बच्चियों को देखकर खूब खुश थे, मगर उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये खुशियाँ बस कुछ दिनों की ही मेहमान हैं। फिर दूसरी तरफ दोनों बहनें टूनी और टुनटुनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे। दोनों का प्यार एक सा ही था। दोनों साथ खेला करते थे। दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी, मगर फिर दोनों एक हो जाते थे। दोनों की एक साथ ही तबीयत भी खराब हुआ करती थी। आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ ही बीमार हो गए हैं। रानो, आप चिंता ना करो, जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है। ये तो लक्षण है दोनों के जुड़वा होने का। फिर एक दिन राजू चिड़ा का पूरा परिवार एक साथ दाने ढूंढने जाता है। सब एक साथ ही थे, तभी अचानक वहाँ तेज आंधी तूफान होने लगती है। कुछ देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी टूनी को जोर से पकड़ रखी थी। वहीं दूसरी तरफ राजू ने भी अपनी दूसरी बेटी टुनटुनी को जोर से पकड़ रखा था। तभी तूफान काफ़ी तेज हो जाती है। इस कारण यहाँ रानू के हाथ से टूनी छूटने लगती है और यहाँ अचानक से तूफान तेज हो जाता है और टूनी रानू के हाथ से छूट जाती है और हवा के बहाव में बहने लगती है। राजू और रानू दोनों टूनी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो बचा नहीं पाए। इधर टूनी हवा की रुख में बहुत समय तक बहते बहते एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है। वो पेड़ काफ़ी दूर था। अब टूनी अपने माँ पिता से बहुत दूर शहर के उस पेड़ में अटक जाती है। उसी पेड़ के ऊपर अमीर पक्षी कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहा करती थी। कौवा और कौवी के शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर इसके बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। कौवा जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी नज़र टुनटुनी पर पड़ती है। कौवा तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर चिड़िया के चेकअप करने के बाद कौवा टूनी से कहता है, छोटी चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है? कौवा के ऐसा पूछने के बाद टूनी कोई जवाब नहीं दे पाती है। तभी डॉक्टर कहता है, कौवा भाई, इस छोटी चिड़िया की याददाश्त जा चुकी है। इस हादसे के बाद मानो इसका पुनर्जन्म हुआ है और इस जन्म में समझ लो इसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर भैया, क्या इसकी याददाश्त कभी नहीं आएगी? छोटी पक्षी की याददाश्त आ सकती है, मगर जब इसके साथ वही दोबारा हादसा फिर से होगा तभी। इस तरह उस छोटी चिड़िया को कौवा अपने घर लेकर जाता है और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका परवरिश करने लगता है। कौवा और कौवी को मानो उनकी संतान मिल गई हो। दोनों उसे खूब प्यार करते थे और उसकी परवरिश काफ़ी अच्छे तरीके से करने लगे। वहीं दूसरी तरफ टूनी के जाने के बाद से रानू चिड़िया और राजू चिड़ा हर रोज़ उस जगह जाते थे जहाँ टूनी उनसे बिछड़ गई थी, इस उम्मीद से कि उन्हें टूनी वापस मिल जाएगी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। अब रानू चिड़िया और राजू चिड़ा की जो बेटी टुनटुनी थी वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। माँ, पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही हूँ और पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मेरी नौकरी लग जाएगी। तब मैं आप दोनों को भी शहर ले चलूँगी। इस तरह टुनटुनी रानू चिड़िया और राजू चिड़ा से अलविदा कहकर शहर निकल जाती है। आज टुनटुनी का कॉलेज में पहला दिन था।
तभी टुनटुनी को एक चिड़ियों के समूह में से एक चिड़िया जिसका नाम बुलबुल था वो बुलाती है। अरे वो, क्या नाम है तेरा और कहाँ से आई है? मेरा नाम टुनटुनी है और मैं गांव से इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। गाँव से तो तू है ही, वो तुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें दिख ही रहा है। कैसी गंवार दिख रही है तू। इस तरह बबली के साथ साथ सारी चिड़िया टुनटुनी पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। तभी टुनटुनी कहती है, गांव से हूँ मगर मैं गंवार नहीं। मैंने अपने पढ़ाई के दम पर इस शहर के इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। हाँ तो हम क्या करें उसमें? अच्छा, तेरे लिए एक बहुत अच्छा काम है मेरे पास, चल मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे अपने क्लास में जाना है पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपकी बात भी, आपका कॉलेज नहीं है। मेरा ही कॉलेज है, चल मेरे साथ। इस तरह बबली टुनटुनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और स्कूल का बाथरूम साफ करवाती है। अरे वाह, तुमने तो काफी अच्छी सफाई की है। क्यों नहीं करेगी, आखिर इसका काम ही यही होगा। गांव वाले आखिर करते ही क्या है। टुनटुनी उस दिन अपने हॉस्टल में आकर खूब रोने लगती है। तभी टुनटुनी खुद से कहती है, टुनटुनी तो कमजोर नहीं है, तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। बबली चिड़िया और उनके दोस्तों को तू खुद जवाब नहीं देगी, तेरा पढ़ाई ही जवाब देगा। अगले दिन टुनटुनी कॉलेज के कैंटीन में बैठकर खाना खाने जा ही रही होती है। तभी वहाँ बबली चिड़िया आकर उसका खाना नीचे गिरा देती है। टुनटुनी बबली से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से बबली को बिना कुछ बोले चली जाती है। इधर टुनटुनी के पास एक चिड़ा आता है जिसका नाम जग्गू था। टुनटुनी, तुम बबली की हरकतों को ध्यान मत दो। इसका तो काम ही है दूसरों को परेशान करना। अमीर घर की इकलौती बेटी है, इसीलिए इसकी हरकतें ऐसी हैं। इसलिए उस पर तुम ध्यान ही मत दो। टुनटुनी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जग्गू और टुनटुनी दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब टुनटुनी का पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई पर होता है। तभी एक दिन टुनटुनी को बहुत तेज बुखार हो जाता है, मगर उस दिन टुनटुनी का कॉलेज में परीक्षा था, इसलिए टुनटुनी परीक्षा देने के लिए कॉलेज आ जाती है। परीक्षा के बाद टुनटुनी और जग्गू दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी टुनटुनी कहती है, जग्गू, आज तो हमारी परीक्षा है। पूरे क्लास में सिर्फ बबली चिड़िया नहीं आई थी। आखिर क्या हुआ, वो परीक्षा क्यों नहीं दिलाई? टुनटुनी, दरअसल बात ये है कि बबली की बहुत तेज तबीयत खराब है, इसलिए वो आज कॉलेज ही नहीं आई है। तभी टुनटुनी सोच में पड़ जाती है, आज मेरा भी तबीयत खराब है और बबली की भी तबीयत खराब है। यहाँ कॉलेज की ओर से सभी पक्षियों को पिकनिक जाने का निमंत्रण आता है। ये बात जग्गू को भी पता चलता है। जग्गू इस बात की खुशी में टुनटुनी को कॉल लगाता है। तभी जग्गू कहता है, टुनटुनी, तुम्हें पता है ना, हमें कल पिकनिक जाना है। तुम चल रही हो ना हमारे साथ? हाँ जग्गू, मुझे पता है कि कल पिकनिक जाना है, मगर मुझे पिकनिक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। अरे टुनटुनी, चलो ना, हम एक पास वाले जंगल में जाने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तभी टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। दरअसल वो जंगल वही होता है जहाँ उसकी बचपन की जुड़वा बहन टूनी बिछड़ गई थी, इसलिए बिल्कुल भी टुनटुनी का मन नहीं होता है उस जंगल में जाने के लिए और पिकनिक का खुशी मनाने के लिए। इसीलिए टुनटुनी जग्गू को पिकनिक जाने से मना कर रही होती है। तभी जग्गू फिर कहता है,
अरे टुनटुनी कहाँ खो गई? जवाब तो दो। क्यों नहीं जाना तुम्हें? बहुत मजा आएगा। प्लीज चलो ना हमारे साथ। ठीक है जग्गू, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के कारण मैं हाँ कह रही हूँ। अगले दिन सभी पक्षी पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। वहाँ बुलबुल भी आई होती है। सभी खूब खुश होते हैं। सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और यहाँ बड़े बड़े पेड़ों के वृक्षों में बहुत सारे फल लगे होते हैं। सभी पक्षी फल भी खा रहे होते हैं। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और फिर से आंधी तूफान होने लगती है। साथ में थोड़ी वर्षा भी होती है। तो यहाँ ये चीज़ें होने के कारण से बुलबुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और बुलबुल बेहोश हो जाती है। बुलबुल को इस तरीके से टुनटुनी देख लेती है। टुनटुनी फौरन बुलबुल के पास आती है, उसे संभालती है। तभी टुनटुनी और बुलबुल सभी पक्षियों की जो टीचर है वो डॉक्टर को कॉल लगाती है। हेलो डॉक्टर, जल्दी आए। इस जंगल में बहुत इमरजेंसी है। हमारे एक स्टूडेंट का तबीयत अचानक से खराब हो गया है। ओके, मगर मुझे थोड़ा हालात के बारे में बताइए। आखिर उस पक्षी को क्या हुआ है? तभी उसी के हिसाब से ही मैं दवाई लेकर आ सकता हूँ। जी, हमारी पक्षी बुलबुल चिड़िया न जाने कैसे तेज आंधी तूफान में अचानक से बेहोश हो गई है। आप इसी के हिसाब से दवाई ले आए। ओके टीचर, मैं जल्दी से जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी वहाँ कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर पक्षी बुलबुल की चेकअप करना शुरू करते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहीं बुलबुल के साथ ही होती है, उसे संभाल रही होती है। तभी बुलबुल को होश आ जाता है। टुनटुनी कहती है, बुलबुल तुम ठीक हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ बुलबुल, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? तभी बुलबुल कहती है, बुलबुल, ये बुलबुल कौन है? मेरा नाम टूनी है। मैं किसी बुलबुल को नहीं जानती। आप सब मुझे बुलबुल क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम तो टूनी है। बुलबुल, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा नाम तो बुलबुल है ना? नहीं, मेरा नाम तो टूनी है। दरअसल जैसे ही तेज तूफान आया, मुझे बचपन की बातें याद आई। किस तरह हमारा पूरा परिवार दाने की तलाश में इसी जंगल में आया था और यहाँ हम दाने खा ही रहे थे कि अचानक से तेज तूफान और बारिश के कारण मेरी माँ रानो चिड़िया से मेरे पंख छूट जाते हैं, जिसकी वजह से इस जंगल से मैं हवा की रुख में बहते बहते इसके बाद वाले शहर में पहुंच जाती हूँ और वहाँ एक पेड़ पर मैं टकरा गई थी। क्या आप टूनी हो? टूनी, मैं टुनटुनी हूँ, आपकी बहन, आपकी जुड़वा बहन। इतने सालों बाद आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई टूनी। तुम्हें पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। अरे मेरी बहन टुनटुनी, बचपन में खो गई थी, आज मिले हैं। दोनों बहनें टूनी और टुनटुनी काफी ज्यादा खुश थे। दोनों बहनों को इस तरह देख जग्गू चिड़ा कहता है, बुलबुल, नहीं टूनी, तुम्हें पता है जब तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई थी तो तुमने किस तरह से यहाँ टुनटुनी को परेशान किया था? तुमने उसके खाने फेंक दिए थे, उससे बाथरूम साफ करवाए थे। इस तरीके से तुमने अपनी ही बहन को परेशान किया था। मगर जब इस आंधी तूफान में तुम बेहोश हो गई तो यहाँ कोई भी तुम्हें संभालने नहीं आया। सिर्फ तुम्हारी बहन टुनटुनी तुम्हें संभालने आई। मगर उसे तो अभी पता चल रहा है कि तुम उसकी बहन हो। उससे पहले ही वो तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हारा ध्यान रख रही थी। जग्गू की ये बातें सुनकर टूनी तुरंत ही अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मगर मेरा इरादा ये बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माफ कर दो टुनटुनी। कोई बात नहीं बहन, मुझे पता है ये सब तुमसे अनजाने में हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें दोषी बिल्कुल नहीं ठहरा रही। अरे टुनटुनी, तुमने तो माँ और पिताजी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कहाँ है वो?
पता तुम्हारे बिछड़ने के बाद वे दिन रात कितना परेशान रहते थे। डेली उस जंगल में जाया करते थे इस उम्मीद से कि एक न एक दिन तुम उन्हें जरूर मिल जाओगी, मगर अब तो उनकी थोड़ी उम्र भी हो गई है। टुनटुनी, तो देर किस बात की है? चलो आज ही चलते हैं माँ और पिताजी के पास। उन दोनों को देखे मुझे बरसों हो गए हैं। टूनी और उसकी बहन टुनटुनी दोनों मिलकर सबसे पहले कालू कौवे के घर जाते हैं। वहाँ टूनी कालू कौवे से कहती है, आप दोनों मेरे सगे माँ बाप ना होते हुए भी मेरी इतनी सेवा की, मेरे सारे जिद पूरे किए और यहाँ मुझे तो एक नया जीवन दान दिया है। मैं इसके लिए आप दोनों का हमेशा आभारी रहूंगी। आज से मेरे एक माँ बाप नहीं, मेरे दो माँ बाप हैं। इस तरह टूनी सबसे पहले शहर वाले अपने माँ बाप से अलविदा लेकर अब टुनटुनी के साथ अपने गांव जाती है अपने सगे माँ बाप से मिलने के लिए। गांव जाते जाते दोनों को शाम हो जाती है। वो दोनों शाम को घर पहुंचते हैं। टूनी और टुनटुनी घर में घुसते ही हैं कि तभी रानो चिड़िया उन्हें देखकर कहती है, अरे टुनटुनी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? क्या तुम्हारी पूरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? और ये तुम्हारे बगल में कौन है? रानो चिड़िया को देखते ही और उसकी बातें सुनते ही टुन्नी जल्दी से रानो के पास जाती है और पास जाकर कहती है, माँ, मैं टूनी हूँ, आपकी दूसरी बेटी जो उस जंगल में आपसे बिछड़ गई थी। ये शब्द सुनते ही रानो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रानो कहती है, टूनी मेरी बेटी, कहाँ थी तुम? इतने दिनों तक हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे माफ कर दो बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं पकड़ रखा था, शायद इसीलिए तुम हमसे बिछड़ गई थी। अरे नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रानो, तुम खुद को मत कोसो। जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। तुम इस बात के लिए अपने आप को दुख मत पहुंचाओ और आगे बढ़ो। अब जो हुआ है उसे स्वीकार करो। अब से हम अच्छे से खुशहाल से रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप जो चाहते हो वैसा होता है तो वो अच्छी बात है, मगर आपके हिसाब से जो चीज़ें नहीं होती तब चीज़ें भगवान के हिसाब से होती हैं और वो तो और भी अच्छी बात है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और इससे भी अच्छी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अपनी ओर से ज़रूर करें। थैंक यू।